टीजीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा लेंस मेकर के फार्मूले से संबंधित था, जिसमें हमने लेंस मेकर के फार्मूले को 3 रूप में देखा था। पहला तब जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम थे। वो फार्मूला था, जैसे ये हमारा लेंस है, इसके बाएं तरफ n1 अपवर्तनांक का माध्यम है, इस लेंस के दाएं तरफ n3 अपवर्तनांक का माध्यम है, और लेंस के खुद के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। तो ऐसी स्थिति में हम लेंस मेकर का फार्मूला जो हम देखे थे वो था n3 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r। ये था फार्मूला तब जब लेंस के दोनों तरफ अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम थे। दूसरा फार्मूला हमने देखा था जब लेंस के दोनों ओर एक ही अपवर्तनांक के माध्यम थे, जैसे लेंस के बाएं तरफ भी n1 अपवर्तनांक का माध्यम हो और लेंस के दाएं तरफ भी n1 अपवर्तनांक का माध्यम हो। तो ऐसी स्थिति में लेंस मेकर का फार्मूला जो हमने देखा था वो देखा था 1 अपान f इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये फॉर्मूला देखा था। और तीसरा, जब लेंस के दोनों ओर निर्वात हो तो ऐसी स्थिति में लेंस मेकर का फार्मूला जो था वो था 1 बाई एफ इक्वल टू n माइनस 1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये फॉर्मूला था। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, वो ये है कि 1 अपान f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 और 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r। ये इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 तरह का लेंस मेकर का फार्मूला था जो अलग अलग स्थितियों में था। पहला फार्मूला था जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम थे। दूसरा फार्मूला था जब लेंस के दोनों ओर एक ही अपवर्तनांक के माध्यम थे। और तीसरा फार्मूला था जब लेंस के दोनों ओर निर्वात। अब आगे आज हम देखेंगे कि इस लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का संबंध लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक के साथ कैसा है, पहला ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरियां कैसे धनात्मक अथवा ऋणात्मक होती हैं। और तीसरा देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है। तो पहला हमको देखना है कि लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस तथा लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहला हम काम करेंगे कि पहले तो हम जानते हैं कि लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसको हम लिखवा चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, या कह ले कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहा जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होती है। तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूले में हम लिखेंगे u कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं और एक दूसरे के समानांतर है। और ऐसी स्थिति में ये समानांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहलाता है। और उस बिंदु की लेंस से जो दूरी होती है वह दूरी f के रूप में देखी जाती है, मुख्य फोकस दूरी के रूप में देखे जाते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, मुख्य फोकस। एक बार फिर से, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है या द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। और जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु की लेंस से दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण
का मतलब होता है कि वस्तु अनंत पर है, यानी वस्तु की दूरी लेंस से क्या है, अनंत है। और जहां पर केंद्रित होती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस होता है, और फोकस से लेंस की जो दूरी होती है वो क्या कही जाती है, फोकस दूरी कही जाती है। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। चित्र में अगर इसको हम देखें तो हम देखेंगे कि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर है। तो अनंत से अगर आ रही है तो ये वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, और अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर ऐसे मिलती है, इस तरह से। ये क्या हो जाता है, द्वितीय फोकस हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस मुख्य फोकस की यहाँ लेंस से दूरी जो होती है वो क्या कही जाती है, मुख्य फोकस दूरी कही जाती है। तो मुख्य फोकस दूरी को एफ डैश से हमने लिख लिया, और एफ डैश पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो एफ डैश है वही क्या हो जाती है, भी हो जाती है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एफ डैश पर बन रहा है, क्योंकि जहां पर अपवर्तित किरण मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। एफ डैश क्या हो जाता है, भी हो जाता है, और अनंत से प्रकाश की किरण आ रही थी यू के लिए अनंत हो गया। तो इस फार्मूले में अगर u और v का मान रखें तो हम लिख करके ले आएंगे n3 अपॉन एफ डैश माइनस n1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। ये हो गया, और यहां से क्या बन के आएगा हमारा n3 बाई एफ डैश इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r। ये इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मुख्य फोकस दूरी एफ डैश के लिए फार्मूला। अब हम प्रथम फोकस दूरी एफ के लिए फार्मूला क्या देखते हैं। अब प्रथम फोकस दूरी या प्रथम फोकस के लिए हमने डेफिनेशन में दिया है कि जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां पर हम अगर यहां पर यह बिंदु मान लें कि इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से समानांतर हो जाती है, ये इस तरह से, और अगर इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण समानांतर हो जाती है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस हो जाएगा। तो ये हो गया प्रथम फोकस, और समानांतर हो जाती है, इसका मतलब कि कहीं अनंत पर जाके मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रथम फोकस के लिए u इक्वल टू एफ होगा, u इक्वल टू एफ होगा। क्यों, क्योंकि जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इनफाइनाइट पर जाती है वह बिंदु प्रथम फोकस होता है। तो ये प्रथम फोकस हो गया, तो u इक्वल टू प्रथम फोकस होगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, तो v इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। तो द्वितीय फोकस के लिए क्या लिखेंगे, द्वितीय फोकस के लिए क्या हो जाता है, u इक्वल टू एफ और v इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर इस इक्वेशन में मान रखिए ये, तो क्या बन के आएगा, n3 अपॉन इनफाइनाइट, n3 अपॉन इनफाइनाइट माइनस n1 अपॉन f इक्वल टू ये सब वही बने रहेंगे, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। और यहां से बन के आएगा ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, क्या बन के आएगा, माइनस n1 अपॉन f इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। ये इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। यहां से बाई इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर कर देते हैं, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, और ये राइट हैंड साइड हो गया, दोनों सेम है। तो बटा करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, n3 अपॉन f डैश अपॉन n1 अपॉन f इक्वल टू ये माइनस है इक्वल टू 1 हो गया। और यहां से क्या बन के आएगा, n3 अपॉन n1 इक्वल टू माइनस f डैश अपॉन f, ये माइनस के साथ, यानी यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश अपॉन f इक्वल टू n3 अपॉन n1 माइनस के साथ। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है
ये हो गया मुख्य फोकस दूरी या द्वितीय फोकस दूरी बटा प्रथम फोकस दूरी इक्वल टू माइनस लेंस के दाहिने तरफ का अपवर्तनांक n3 बटा लेंस के बाएं तरफ का अपवर्तनांक n। तो ये हमारा एक फार्मूला पर कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी में क्या संबंध है ये, और इसी को हम कह सकते हैं कि लेंस की द्वितीय फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी का अनुपात जो होता है वो लेंस के दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक तथा लेंस के बाएं तरफ के माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा एक रिजल्ट यहां से बन के आ जाता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी कैसे धनात्मक या ऋणात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसको जानने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों तरफ निर्वात है, तो ऐसी स्थिति में ये तीसरा फार्मूला हमारा बनेगा। यहां पर हम पॉजिटिव लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस के दाहिने तरफ की दूरी को धनात्मक और लेंस के बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक मानते हैं। तो यहां पर अगर पहले फोकस दूरी उत्तल लेंस की हम देखना चाहें तो देखेंगे कि 1/f इक्वल टू n-1। अगर लेंस है वो किसी पारदर्शी माध्यम का बना है तो उसके लिए उसका अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात का होता है। तो n-1 करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि n का मान 1 से ज्यादा होता है। अब फार्मूले में आकर के देखते हैं तो इस लेंस के लिए 1/r1 अगर लिखना चाहें तो 1/r1। अब r1 क्या है, इस प्रथम गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ को अगर हम पूरा करना चाहें तो कुछ इस तरह से पूरा करेंगे, और इस तरह से पूरा करने पर इसका सेंटर यहां पर बन के आएगा, केंद्र। प्रथम गोलीय तल का ये केंद्र हो गया, और अगर हम इस गोलीय तल से इस केंद्र की दूरी को लें तो यही क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या r1 हो जाएगी। तो इस लेंस से हम दूरी को अगर देखना चाह रहे हैं तो ये लेंस के दाहिने तरफ हम माप रहे हैं, यानी इस गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो क्या लिखेंगे, 1/r1 धनात्मक, चिन्ह सहित हम लिखने जा रहे हैं दूरी को, 1/r1 धनात्मक हो गया। आगे माइनस 1/, अब r2 को देखते हैं। ये हमारा द्वितीय गोलीय तल है और इसको हम पूरा करेंगे इस तरह से, तो कहीं इधर वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र अगर इधर होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, इधर ही होगी। तो दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये क्या हो गया, r2। अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस मिलकर प्लस हो गया 1/r2। अब यहां से क्या निकल गया हमारे पास, ये दोनों अगर r1 और r2 के मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो दोनों धनात्मक है। ये धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, और n-1 को हम धनात्मक देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस दाएं साइड का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और जब दाएं साइड का पूरा फैक्टर धनात्मक होगा तो ऐसी स्थिति में 1/f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और 1/f पॉजिटिव होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक निष्कर्ष हमारे सामने आ रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा, अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये हमारा अवतल लेंस है। अब इस फार्मूले में अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को हम चिन्ह सहित लेते हैं। जब चिन्ह सहित लेंगे तो पहले तो 1/f इक्वल टू लिखेंगे, 1/f इक्वल टू n-1, इसको हम देख चुके हैं, ये धनात्मक होगा, इंटू 1/r1 को देखिए, पहले तल की वक्रता त्रिज्या, पहला तल ये है, और इसको हम अगर पूरा करेंगे तो इसका केंद्र लेंस के बाएं तरफ आएगा, और लेंस के बाएं तरफ जब केंद्र आएगा इसकी वक्रता त्रिज्या भी लेंस के बाएं तरफ होगी, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो r1 क्या होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस।
अब 1/R2 को देखना चाहते हैं। R2 ये दूसरा तल है और इसको हम पूरा करें इस तरह से, तो इसका केंद्र कहीं यहाँ आएगा और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये धनात्मक दिशा में होगी, यानी R2 क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और जब R2 धनात्मक हो जाएगा तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, 1/f इक्वल टू हम लिखेंगे n-1 1/R1 माइनस में और 1/R2 भी क्या होगा, माइनस में, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर पूरा माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/f। और 1/f अगर माइनस है तो f भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहां से निष्कर्ष बन के आता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो दो निष्कर्ष हमारे पास आए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमने अभी देखा कि लेंस के दोनों फोकस दूरियों का अनुपात किस प्रकार से लेंस के दोनों तरफ के माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है, और दूसरा हमने देखा कि किस तरह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा तथ्य हमारे सामने है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर करके सवाल बनते रहते हैं, वो हमको देखना है कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके दोनों तरफ के माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी आपने देखा कि R1 और R2 के धनात्मक या ऋणात्मक मान के आधार पर लेंस की फोकस दूरी को हमने धनात्मक या ऋणात्मक देखी है। जिस तरह से R1 और R2 के मान में परिवर्तन होगा उस तरह से हमारी फोकस दूरी भी बदलती जाएगी। यानी लेंस की फोकस दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि लेंस के दोनों तल की वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ अथवा घट रही है। यानी लेंस की फोकस दूरी लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और उसके लेंस के चारों ओर जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर लेंस की फोकस दूरी कैसे निर्भर करती है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं। मान लेते हैं कि लेंस के दोनों ओर निर्वात है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। अब बताइएगा, ये जो n है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी n का मान बढ़ता है, तो ये दाहिना फैक्टर पूरा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर n बढ़ा है तो n-1 ज्यादा होगा, n-1 ज्यादा होगा तो इसका अर्थ ये है कि पूरा दाहिना फैक्टर, राइट हैंड साइड का फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और राइट हैंड साइड का फैक्टर ज्यादा होगा तो 1/f का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या कहेंगे, यदि n में वृद्धि हो, n में क्या हो, वृद्धि हो, यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में वृद्धि हो, तो n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2 के मान में क्या होगा, का मान भी बढ़ेगा। और जब मान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में अतः 1/f क्या होगा, बढ़ेगा। और जब 1/f बढ़ेगा तो f क्या होगा, कम होगा। तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि यदि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में वृद्धि करते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में वृद्धि करते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। आगे लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में कमी करते हैं तो ये फैक्टर कम होगा। ये फैक्टर कम होने से राइट हैंड साइड का पूरा फैक्टर कम होगा, यानी 1/f का मान कम होगा, तो f का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि बढ़ता है तो फोकस दूरी कम होती है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है तो फोकस दूरी बढ़ती है, जैसा कि ये फॉर्मूले में दिख रहा है। अगला हम देखते हैं कि यदि लेंस के चारों ओर माध्यम, अभी तो हमने देखा कि लेंस के चारों ओर निर्वात था, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने बढ़ाया तो फोकस दूरी कम हो गई।
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने कम किया तो फोकस दूरी बढ़ गई। दूसरा, यदि किसी लेंस को निर्वात से किसी माध्यम में ले जाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसको इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, 1/f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर ये क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और ये क्या है, उसके चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि यहां पर निर्वात कर दिया जाए तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, n2/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया यदि निर्वात हो तो। क्या हो जाएगा, यदि निर्वात हो तो, निर्वात हो, ठीक। और यदि माध्यम हो, यदि माध्यम हो क्या हो जाएगा, 1/f', इसको लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं n2/n1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। थोड़ा सा इक्वेशन 1 इसको कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अनुपात देखते हैं तो 1/f अपॉन 1/f' इक्वल टू क्या बन के आता है, n2/1 माइनस 1 अपॉन n2/n1 माइनस 1, ये बन के आता है। यहां से क्या बन के आएगा, f' अपॉन f इक्वल टू n2/1 माइनस 1 बटा n2/n1 माइनस 1। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि n2/1 माइनस 1 और n2/n1 माइनस 1, तो n1 का मान अगर कोई माध्यम है लेंस के चारों ओर तो n1 का मान 1 से ज्यादा होगा और यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 से ज्यादा से भाग देंगे तो ये वाला फैक्टर, नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में f'/f इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा होगा और नीचे वाला फैक्टर कम होगा, तो ज्यादा में कम से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा, यानी f'/f इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी f' इज ग्रेटर देन f होगा। यानी बात का जो माध्यम के बाद जो हम फोकस दूरी निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, निर्वात की फोकस दूरी से अधिक हो जाएगा। यानी लेंस के चारों ओर अगर कोई माध्यम है तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लेंस के चारों ओर यदि निर्वात है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष पर क्या आता है कि यदि कोई लेंस निर्वात में हो उसको किसी माध्यम में ले जाए तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आते हैं, पहला, द्वितीय फोकस दूरी f' अपॉन प्रथम फोकस दूरी f इक्वल टू माइनस n3 अपॉन n। दूसरा निष्कर्ष आता है कि यदि लेंस के चारों, यदि लेंस किसी माध्यम में हो तो निर्वात की अपेक्षा उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसकी फोकस दूरी बढ़ के होती क्या है, इसको यहां से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहां थोड़ा सा देखिएगा, f' इक्वल टू n2/1 माइनस 1 अपॉन n2/n1 माइनस 1 इंटू f। n2 लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, n1 जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ उसका अपवर्तनांक। तो यहां से क्या बन जाएगा, अपेक्षा बढ़ जाती है, जिसका मान उसमें लिख लीजिए, जिसका मान f' बराबर n2/1
बाई 1 माइनस 1 अपॉन n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। एफ डैश इक्वल टू, ये यहां से n2 बाई 1 को केवल n2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला इस तरह से बन के आएगा, क्या एफ डैश इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू एफ। या इसी को दूसरे रूप में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 1n2 माइनस 1 इंटू एफ। ये चाहे इस मामले को देखिए चाहे इस मामले को देखिए, ये फार्मूला हो जाता है। पहले तो हम ये देखेंगे कि यदि लेंस को निर्वात की अपेक्षा किसी माध्यम में ले जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी का मान इस रूप में हम लिख सकते हैं। यदि निर्वात में फोकस दूरी f है तो माध्यम में फोकस दूरी ये f डैश हो जाएगी, f डैश इक्वल टू ये। ठीक। तीसरा, अगर जिस माध्यम में लेंस को ले जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक हो, यदि n2 का मान n1 से अधिक हो, क्या क्या लिखेंगे, यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के माध्यम ले जाया जाए तो अब n1 का मान ज्यादा होगा, n2 का मान कम होगा। तो n2 का मान अगर कम होगा तो n2 बाई n1, n2 का मान कम है, या क्या लिख सकते हैं यहां से, n2 इज लेस देन n1, ये हो गया। n2 का मान कम है, n1 का मान ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में इसका मान n2 बाई n1 का मान क्या होगा, 1 से कम आएगा, और 1 से कम आने के बाद 1 से कम में से 1 घटाए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो नीचे ऋणात्मक आएगा, ऊपर धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे, एफ डैश इक्वल टू ऋणात्मक इंटू एफ। ये पूरा वैल्यू यहां तक क्या होगी, ऋणात्मक होगी। n2 का मान 1 से ज्यादा होगा क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो 1 से ज्यादा में से 1 घटाएंगे तो ये धनात्मक होगा। लेकिन n1 का मान ज्यादा है n2 से, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में से होल घटाएंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो एफ डैश क्या होगा, माइनस वैल्यू गुणे एफ। यदि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो बाद में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी जब उसे अधिक अपवर्तनांक के माध्यम में ले जाएंगे, और यदि पहले फोकस दूरी ऋणात्मक है तो बाद में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी जब उसे अधिक अपवर्तनांक के माध्यम में ले जाएंगे। तो यहां से तीसरा निष्कर्ष बन के आता है कि यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के माध्यम में ले जाया जाए तो लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह, लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह बदलने का आशय क्या है, लेंस उत्तल है तो अवतल हो जाएगा, अवतल है तो उत्तल हो जाएगा। इसी से संबंधित एक सवाल बहुत बढ़िया बन के आता है कि यदि वायु के बुलबुले को पानी में देखा जाए तो वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये वायु का बुलबुला है, अंदर क्या है, वायु है, और बाहर क्या है, जल है। तो एक तरह से ये तल गोली हो गया, ये तल गोली हो गया, और दोनों तल क्या है, उत्तल है। तो ये उत्तल लेंस की तरह है वायु का बुलबुला, लेकिन इसके चारों ओर का जो अपवर्तनांक है वो इस वायु के अपवर्तनांक से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लेंस की तरह दिख रहा है, उत्तल लेंस की तरह दिख रहा है, वो उत्तल लेंस अपने से अधिक अपवर्तनांक के माध्यम में है, जल में है। तो ये उत्तल लेंस की तरह दिख तो रहा है, लेकिन किस लेंस की तरह हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। यानी ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी वायु का बुलबुला जल के अंदर उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, लेकिन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा।
तो इस तरह से हम देखें कि कैसे लेंस की फोकस दूरी उसके चारों ओर के माध्यम के बदलने से बदल जाती है। यदि लेंस को निर्वात से किसी माध्यम में ले जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाएं तो लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है। उत्तल लेंस से क्या हो जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस से क्या हो जाता है, उत्तल लेंस। चिन्ह बदल जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि कैसे लेंस की दोनों फोकस दूरियां लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित हैं। f डैश अपॉन f इक्वल टू माइनस n3 अपॉन n1, n3 लेंस के दाहिने तरफ का अपवर्तनांक और n1 लेंस के बाएं तरफ का अपवर्तनांक। दूसरा, यदि लेंस को निर्वात से किसी माध्यम में ले जाया जाए तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, बढ़ जाती है, और जिसका बढ़ा हुआ मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। f डैश लेंस के चारों ओर यदि माध्यम है तो फोकस दूरी है, और f लेंस के चारों ओर निर्वात है तो फोकस दूरी है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा। और आगे यदि लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में डुबो दिया जाए तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस हो जाता है, अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस हो जाता है। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल को देखा कि वायु का बुलबुला जो गोलाकार है उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन जल में अगर हो जाता है तो अवतल लेंस की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर के पदार्थ जो जल है उसका अपवर्तनांक खुद इस उत्तल लेंस की भांति दिखने वाले वायु के बुलबुले के अपवर्तनांक से अधिक है। इस फार्मूले पर सवाल लिखते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी निर्वात में 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को 1.25 अपवर्तनांक के माध्यम में ले जाया जाता है। माध्यम में तो फोकस दूरी क्या होगी, क्या है सवाल में कि एक लेंस की निर्वात में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को 1.25 अपवर्तनांक के माध्यम में ले जाया जा रहा है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर इस फार्मूले में अगर देखें तो ये n2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 1.5, और n1 इक्वल टू क्या है, n1 जिस माध्यम में लेंस को ले जाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक है 1.25, और f का मान है 20 सेंटीमीटर निर्वात में, और f डैश का मान क्या हुआ पूछा जा रहा है। तो इस फार्मूले को आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू n2 1.5 माइनस 1 अपॉन n2 बाई n1 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1 इंटू f। ये आपका आंसर निकल के आएगा आपके सामने। क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25 इंटू 20। ये 20 है। यहाँ से क्या हो जाता है, f डैश इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.25 अपॉन 1.25 इंटू 20। क्या हो जाता है, f डैश इक्वल टू 0.5 इंटू 1.25 अपॉन 0.25 इंटू 20। अब ये हो जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 20, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया। आप देखिए कि लेंस का निर्वात में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 1.25 अपवर्तनांक के माध्यम में उसको ले जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ करके 50 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस सवाल से आपको स्पष्ट हो जाता है कि निर्वात से किसी माध्यम में यदि लेंस को ले जाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किसी लेंस के दोनों फोकस दूरियों और लेंस के दोनों ओर के पदार्थ के माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। दूसरा हमने देखा कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक एवं किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और किस प्रकार होती है। तीसरा हमने देखा यदि किसी लेंस को निर्वात से किसी माध्यम में ले जाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे हमने देखा कि यदि लेंस के
अपवर्तनांक को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और अंत में हमने देखा यदि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में उसको ले जाया जाता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस का अवतल लेंस हो जाता है और अवतल लेंस का उत्तल लेंस हो जाता है। उसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा कि यदि वायु का बुलबुला जो गोलाकार होता है उत्तल लेंस की भांति दिखता है, लेकिन उसे यदि हम जल में ले जाएं तो चूंकि जल का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसलिए उस उत्तल लेंस की तरह दिखने वाले वायु के बुलबुले की प्रकृति बदल करके वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से हमने जो भी टॉपिक देखा आज, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।